बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 नवंबर 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में 6 नवंबर से शुरू हो रही शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल ने पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षक नियुक्ति, जातीय जनगणना सहित बिहार में तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। उन्होंने जातीय जनगणना रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें ओबीसी को 36% बताया गया है, इसलिए हमारी मांग है कि ओबीसी को उनकी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी दें। बिहार के मुख्यमंत्री का पद अति पिछड़े से बनाया जाए। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से मनी फॉर जॉब है, जिसमें बिहार के युवाओं को मौका नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी संख्या में शिक्षकों की सैलरी देने के लिए फंड कहां से आएगा। सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के कारण आने वाले समय में यही शिक्षक सड़क पर हड़ताल करते हुए नजर आएंगे। बिस्फी विधायक ने कहा कि नए भू नीति के कारण हजारों एकड़ जमीन का कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा है, जिसका जवाब सरकार को देना होगा। साथ ही राज्य में जिस तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाए। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में स्कूलों में मिड डे मील खाने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। लाखों बच्चे घट गए हैं। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय में जिलों से मिली रिपोर्ट में ये जानकारी प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या में 11 लाख से अधिक की कमी आई है। जानकारी के अनुसार हर महीने औसतन रोजाना 82 लाख बच्चों की रिपोर्ट सामने आती है। अक्टूबर के महीने में ये आंकड़ा 69.72 लाख हो गया है। बताया जाता है कि दूसरे महीने में यह संख्या 81 से 82 लाख की हुआ करती थी, लेकिन अभी इसमें बड़ा अंतर देखने को मिला है। मिड डे मील योजना निदेशालय से रोजाना जिले से रिपोर्ट भेजी जा रही है। IVRS के जरिए बच्चों की संख्या ली जाती है। स्कूलों के प्राचार्य अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही आसानी से निदेशालय में बच्चों की संख्या से जुड़ी जानकारी को साझा कर देते हैं। इसी के आधार पर ही पूरे महीने मिड डे मील खाने वाले बच्चों की संख्या निर्धारित हो जाती है। वही प्रतिदिन 55 से 56 हजार स्कूलों की ओर से रिपोर्ट भेजी जाती है। शेष बचे स्कूलों की रिपोर्ट अलग अलग कारणों से नहीं आ पाती है। फिलहाल इस बात की जानकारी सामने आई है कि मिड डे मील खाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। करीब 11 लाख बच्चे घट गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि राज्य में अलग अलग स्कूलों के कई बच्चों के नाम स्कूलों से काटे गए हैं। इस कारण मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या में कमी देखने को मिली है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद 15 दिनों तक लगातार स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और सख्ती दिखाते हुए इनके नाम स्कूलों से काट दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास के बाहर उन्हें बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताते हुए बैनर लगाया गया है। इस बैनर पर 9 नवंबर को उनके 34वें जन्मदिन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। बैनर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत कई राजद नेताओं की तस्वीर इस बैनर में दिखाई दी है। वहीं बड़ी सी तस्वीर के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 6 नवंबर को उनके 34वें जन्मदिन के लिए बधाई शुभकामनाएं दी गई है। बता दें कि इसके पहले शनिवार को भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि राजद और कांग्रेस ने मिलकर सीएम नीतीश कुमार की आकांक्षाओं की उपेक्षा की है। वहीं अब INDIA इंडिया में राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को किनारे करने की तैयारी हो रही है। लालू यादव ने समय के मार्च 2024 तक सत्ता ट्रांसफर करने की सीमा तय कर दी है। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भयभीत हैं। हालांकि इसके पहले भी कई बार सीएम नीतीश कुमार खुले मंच से कई बार 2025 विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बात कह चुके हैं। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनका साथ छोड़ दिया और फिर से अपनी पार्टी का निर्माण कर लिया है। वहीं तेजस्वी यादव भी सीएम बनने की बात पर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ना उनकी सीएम बनने की इच्छा है और ना ही नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं। वह भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए साथ आए हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि ठंड के दस्तक देते ही राज्य में वायु प्रदूषण की मात्रा रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। रविवार को बेगूसराय के हवा राज्य में सर्वाधिक खराब रिकॉर्ड की गई है। यहाँ की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड किया गया है। वायु प्रदूषण के मामले में पूर्णिया का राज्य में दूसरा स्थान रहा। वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा 315 रिकॉर्ड की गई है, जबकि पटना का 241 दर्ज किया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. शुक्ला ने कहा है कि मौसम में बदलाव के कारण प्रदूषण की मात्रा में काफी वृद्धि देखी जा रही है। मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भौगोलिक कारकों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वायु प्रदूषण पर नजर रखी जाए, उसे नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाए जाए। इसके तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव करना और सड़कों पर बालू गिरने से रोकना, भवन निर्माण के दौरान ग्रीन चादर से ढकना और कचरा जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग अब नए तरीके से सर्टिफिकेट की जांच करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार अब सीधे यूनिवर्सिटी से अभ्यर्थियों की सूची मांगेगी। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि अब नए तरीके से बीएड और डीएलएड डिग्री की जाँच कराई जाएगी। वहीं बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने इस संबंध में कहा है कि यह सामान्य प्रक्रिया है। सभी नौकरी से संबंधित संस्थान से डिग्री और अन्य दस्तावेज के संबंध में पत्राचार होता है। निजी कंपनी से इस प्रक्रिया को अपनाती है। गौरतलब है कि बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को कब से स्कूलों में सेवा देना है, इसकी तारीख तय हो गई है। इसके साथ ही ये भी कंफर्म है कि नए शिक्षकों में से कई को पहले गाँव सेवा देना होगा। जानकारी के मुताबिक सभी नवनियुक्त शिक्षक 6 से 10 नवम्बर तक गाँव के स्कूलों में काम करेंगे। इस संबंध में बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से आदेश जारी किया गया था। बता दें कि कौन शिक्षक किस स्कूल में काम करेंगे, इसका फैसला जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा निर्देश जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को 6 नवंबर के बाद स्कूल का आवंटन फाइनल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि आज के समय में ठगों ने ठगी करने के नए नए तरीके ईजाद किए हैं। आप भी रोज किसी न किसी नए तरीके से स्कैम होने की खबरें पढ़ते होंगे। कभी ऑनलाइन डेटिंग ऐप, कभी व्हाट्सएप पर मिस कॉल, तो कभी फर्जी लिंक भेजकर ठगों ने ऑनलाइन ठगी करने के नए नए तरीके ढूंढ निकाले हैं। देश भर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर स्पीड कैमरा से लेकर रेड लाइट के उल्लंघन तक को पकड़ने के कैमरे लग गए हैं। अब लोगों को ट्रैफिक पुलिस चालान काटकर हाथ में नहीं थमाती है, बल्कि लोगों के फोन नंबर पर खुद ब खुद एसएमएस के माध्यम से चालान पहुंच जाता है। बस यहीं पर ठगों ने ठगी करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। फ्रॉड करने वाले ठग लोगों को ट्रैफिक ई चालान का एसएमएस भेजकर स्कैम कर रहे हैं। अक्सर लोगों के फोन नंबर पर ऐसा मैसेज आता है जिसकी शुरुआती आपका चालान नंबर आपका गाड़ी नंबर है। इसी में चालान भरने का एक लिंक होता है। बस यहीं पर ठग लोगों के डर का फायदा उठाते हैं। वो जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं, उन्हें 500 से 5000 रुपए तक की चपत लगाना गारंटी होती है। इससे बचाव कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको अभी बताते हैं। मानकर चले कि आपके पास इस तरह का कोई एसएमएस आया भी है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका ई चालान कटा भी है तो भी उसे भरने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलता है। इसलिए हड़बड़ी में लिंक पर क्लिक नहीं करें, बल्कि आपको अपने चालान की सही जानकारी जुटानी चाहिए और उसके बाद ही उसे भरने का काम करना चाहिए। आपकी गाड़ी के नंबर पर कोई ई चालान है या नहीं, इसकी जाँच आप परिवहन विभाग के नेशनल पोर्टल से ले सकते हैं। वहीं इसकी मोबाइल ऐप में भी मौजूद है। साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और PIB फैक्ट चेक समय समय पर इससे जुड़ी गाइडलाइंस शेयर करता रहता है। उस पर ध्यान दें, यानी सावधान रहें और सतर्क रहें। जहां दोस्तों आप बात करती कि केंद्र सरकार त्योहारी सीजन के मद्देनजर सोमवार से सस्ती दर पर भारत ब्रांड आटा बेचेगी। आटे की कीमत 27.5 रुपये प्रति किलो होगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। सरकार ने 29.5 रुपये प्रति किलो मिलने वाले आटे में 2 रुपये घटाए हैं। अभी खुला आटा 35 रुपये और ब्रांडेड आटा 40 से 55 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं। सरकार सस्ते आटे की बिक्री नैफेड, NCF, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल आउटलेट के माध्यम से 10 और 30 किलो की पैकिंग में करेगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCF इसकी नोडल एजेंसी है। भारतीय खाद्य निगम ने केंद्रीय कोटे से 2.5 लाख टन गेहूं आवंटित किया है। सरकार का मकसद खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करना है।
प्याज और दाल भी सस्ती दरों पर उपलब्ध। सरकार पहले से ही उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलो प्याज और 60 रुपये की प्रति किलो भारत में और 60 रुपये प्रति किलो भारत दाल उपलब्ध करा रही है। चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों पर निगरानी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर लड़ना चाहती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर लड़ी थी, एकमात्र किशनगंज में सफल रही थी। कांग्रेस इस बार 10 सीटों की मांग कर रही है। अभी बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में जेडीयू भी शामिल है। जेडीयू के 16 सांसद हैं। कांग्रेस की पसंदीदा कुछ सीटों पर जदयू काबिज है तो कुछ पर वाम दल भी दावेदारी कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस को इस बार नीतीश कुमार का ज्यादा समर्थन नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी लालू यादव के भरोसे में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के उनसे अच्छे रिश्ते हैं। इस भरोसे कांग्रेस 9-10 सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी सिटिंग सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। कांग्रेस को इस बार 5 से 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। किशनगंज के साथ कटिहार, सुपौल, सासाराम, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, नवादा और पूर्वी चंपारण पर कांग्रेस की दावेदारी है। वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, मुंगेर और पटना सहित संसदीय क्षेत्र अब उसकी पहली पसंद नहीं रहे। इस बार की सूची में जुड़ने वाले दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, नवादा और पूर्वी चंपारण पसंदीदा नई सीटें हैं। वाल्मीकि नगर के साथ कटिहार और समस्तीपुर पर माले की भी दावेदारी है। बेगूसराय पर भाकपा दावा ठोक रही है। समस्तीपुर पर माकपा का दावा है। दावेदारी का पहला आधार सामान्य सीटिंग के साथ निकटतम मुकाबले वाले सीट होती है। कांग्रेस पिछली बार हारी हुई सभी 8 सीटों पर निकटतम प्रतिद्वंदी रही थी, लेकिन उनमें से 4 पर वह दावा नहीं कर रहे हैं। जिन नई सीटों पर उसकी दावेदारी है उनमें से नवादा और पूर्वी चंपारण को राजद अपने लिए अनुकूल पा रही है। पूर्वी चंपारण पर अखिलेश सिंह की नजर बताई जा रही है। दरभंगा में जदयू पहले से ही पसीना बहा रही है और मधुबनी का जातिगत समीकरण राजद को भाता है। ऐसी उलझन कमोवेश हर सीट पर है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में बिजली पर लगाम लगाने के मकसद से प्रदेश भर जोरों पर काम चल रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद तेज कर दी गई है। 24 घंटे घर घर तक बिजली पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बिजली चोरी की खबर सामने आ रही है। कुछ शातिर चोर सरकार को चूना लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां दावा किया जा रहा है कि उत्तर बिहार की सबसे बड़ी बिजली चोरी हुई है। बिजली चोरी का अजीबोगरीब मामला देखकर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी हैरान रह गए हैं। उनका दावा है कि इतनी बड़ी बिजली चोरी आज तक नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर के पखनाहा स्थित आयरन फैक्ट्री में बिजली विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। छापेमारी के दौरान NBPDCL के इंजीनियरों ने पाया कि लोहा फैक्ट्री में बिजली की चोरी की जा रही है। 33 kVA लाइन के जरिए बिजली चोरी की जा रही है। बिजली खपत के लिए लगाए गए मीटर की तार से छेड़छाड़ कर मीटरिंग यूनिट को ही कंट्रोल कर दिया गया था। शातिर ने जुगाड़ के जरिए बिजली विभाग को करोड़ों का चूना लगाने के बाद फैक्ट्री का मालिक फरार है। बिजली चोरी के मामले में लोहा फैक्ट्री मालिक विनोद जायसवाल को 3 करोड़ 61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विनोद जायसवाल के खिलाफ सहायक अभियंता ने मीनापुर OP के मामला भी दर्ज कराया है। वहीं शिकायत के आधार पर लोहा फैक्ट्री का मालिक को भी पुलिस तलाश कर रही है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीटों पर जीत हासिल करने वाली NDA के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस बार जेडीयू महागठबंधन के साथ जेडीयू के पास 16 सांसद और कांग्रेस के पास 1 सांसद है। महागठबंधन में RJD, जेडीयू, कांग्रेस और तमाम वाद दल शामिल है, जबकि NDA के साथ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और पशुपति पारस है। बिहार चुनाव में जातीय समीकरण की अहम भूमिका होती है। महागठबंधन तो या फिर NDA दोनों अपने सहयोगी दलों के बीच जातीय समीकरण के आधार पर ही सीटों का बंटवारा करेंगे। दोनों गठबंधन के सभी दलों की मांग बड़ी है। कोई भी दल 5 सीट से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी 30 सीटों पर लड़ेगी और 10 सीटों के अंदर अपने सहयोगी दलों को आराम से निपटा लेगी। लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान तय है। नीतीश कुमार अपनी 16 सिटिंग सीटों को छोड़ेंगे नहीं।
और अगर जातीय समीकरण की वजह से छोड़ते भी हैं तो उसके बदले दूसरी सीटों पर दावा करेंगे। आरजेडी भी जेडीयू से कम सीट पर नहीं लड़ेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी जेडीयू के बीच 15-15 सीटों पर समझौता हो सकता है, लेकिन बाकी सहयोगी दलों को 10 सीटें देकर मनाना आसान काम नहीं होगा। 10 सीट तो अकेले कांग्रेस पार्टी मांग रही है, वाम दलों की मांग भी बड़ी है। एक सीट लेकर मान भी जाए तो माले 5 सीट से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी का अभी तक किसी दल से समझौता हुआ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुनावी दांव खेलते हुए भूमिहारों के वोट बैंक को साधने का प्लान बनाया है। जातीय सियासत को हर कोई हवा दे रहा है। इसी क्रम में राजद ने भूमिहारों के वोट बैंक को साधने के लिए बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू के राजद कार्यालय में जयंती मनाई गई है। पटना के चौक चौराहे पर जयंती समारोह के लिए बैनर पोस्टर लगाकर राजद ने ये दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी उनके साथ है। यादव भी भूमिहारों की इज्जत करते हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि श्री बाबू के बहाने राजद भूमिहार समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। श्री बाबू को नए बिहार का निर्माता कहा जाता है। गौरतलब है कि वो भूमिहार समुदाय से उनका ताल्लुक है। बिहार की सियासत में ये कहा जाता है कि राजद और भूमिहार एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि साल 2015 में राजद ने किसी भूमिहार को टिकट नहीं दिया था। वहीं साल 2020 में राजद ने अनंत सिंह को भूमिहार प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया था। भूमिहार विरोधी धारण को खत्म करने के लिए राजद कार्यालय में श्री बाबू की जयंती मनाई जाएगी। सियासी जानकारों की माने तो भूमिहार समुदाय बीजेपी के कोर वोटर है। ऐसे में भूमिहार समुदाय को साध कर राजद बिहार में काफी सियासी माइलेज ले सकती है। श्री बाबू के जयंती समारोह के मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि भूमिहार समुदाय को यह बात अपने दिल और दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि हम उनके खिलाफ हैं। राजद सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि भूमिहार समुदाय हमारे साथ चले। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग ने 1.20 लाख नए शिक्षकों की बहाली की है, जिसमें करीब 28,000 नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं। वहीं राज्य के नियोजित शिक्षक संघ शिक्षा विभाग पर दोयम दर्जे की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है और दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू करने से पहले उनकी मांगों पर विचार करने को कहा है। अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं होती है तो फिर शिक्षक संघ आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। इस कड़ी में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा है कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रही है। सरकार की कार्यशैली के नियोजित शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए विवश करता है। प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा है कि शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 में स्नातक ग्रेड का गठन किया गया है, जिसमें वर्णित है कि स्नातक ग्रेड की नियुक्ति में कुल रिक्त के 50% सीधी नियुक्ति होगी। साथ ही 50% पद पर वैश्विक ग्रेड से के नियोजित शिक्षक जो 8 वर्ष सेवा पूर्ण किए हैं उन्हें स्नातक ग्रेड शिक्षक में प्रमाणित दी जाएगी। यह प्रावधान शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में भी अंकित है, परंतु राज्य सरकार ने 2012 एवं 2019 में स्नातक ग्रेड शिक्षक पद के सभी रिक्त पर सीधी नियुक्ति कर डाला है। नियमानुकूल कुल रिक्त का 50% प्रमाणित हेतु पद पर भी सुरक्षित नहीं रखा है। अभी तक एक भी वैश्विक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रमाणित नहीं दिया है। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के राजद विधायक ने अपना आप खो डाला जब उनसे पत्रकारों ने यह सवाल किया है कि क्या हमास आतंकी संगठन है या नहीं, तो कह डाला है कि मुझे तो आप ही सबसे बड़े आतंकी लगते हैं। आप आतंकी है या नहीं, हमको तो यही लगता है कि आप आतंकी हैं। हम तो दोनों में से किसी को भी आतंकी नहीं मानते हैं। दरअसल राजद के रफीसगंज विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन से बिहार विधानसभा पार्टियों के बाहर पत्रकारों ने यह सवाल किया है कि आप गाजा में मारे गए लोगों के लिए शोक सभा का आयोजित करने की बात करते हैं
हैं तो अधिक महत्व नहीं जाता है। इसके बाद इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हम लोग अपनी मांग रख रहे थे। उसके बाद उनसे ये सवाल किया गया है कि हमास आतंकी संगठन है। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हम हमास की बात नहीं कर रहे हैं, फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। वहाँ लोग मारे गए, मणिपुर में लोग मारे गए, इसको लेकर हम लोग ने शोक सभा की मांग की। उसके बाद जब ये सवाल किया गया है कि इसको लेकर जदयू नाराज है तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में हम नहीं जानते हैं। उसके बाद राजद विधायक ने कहा है कि जदयू वालों का कहना है कि इन लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा चलाना चाहिए। जो राजद विधायक आग बबूला हो गए और पत्रकारों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा है कि ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं, जदयू वाले नहीं लगा रहे हैं, उनकी बात मैंने सुना ही नहीं है तो कैसे मान लूं, आप लोग का यही काम है। उसके बाद जब पत्रकारों ने यह सवाल किया है कि क्या हमास आतंकी संगठन है तो उन्होंने कहा है कि आप आतंकी है या नहीं, हमको तो आप ही लग रहे हैं आतंकी हैं। हम किसी को नहीं मानते कि आतंकी संगठन है। हम यहाँ रहकर क्या बोल सकते हैं? यदि हमने सदन में बात रखी तो क्या हो गया? तो इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं आप लोग। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के बक्सर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बक्सर जिले में छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही साथ छठ पूजा से संबंधित गाइडलाइन भी जारी किया गया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। खबर के अनुसार बक्सर में छठ पूजा के अवसर पर भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए आयोजन समिति को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए आयोजन समिति को अपने नजदीकी थाना मुख्यालय में आवेदन जमा करना होगा। बता दें कि आवेदन के दौरान आयोजन समिति को नाम मोबाइल नंबर भी देना होगा। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी लाइसेंस निर्गत करेंगे। लाइसेंस जारी होने के बाद ही आयोजन समिति को भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित करने की इजाजत मिलेगी। वहीं छठ पूजा के दौरान गंगा के घाटों पर छठ बरातियों को अर्घ्य अर्पित करने के दौरान विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे पर भी कड़ी निगरानी रखनी होगी। वहीं इन स्थानों पर पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के संयुक्त आह्वान पर विभागीय सेवा समायोजन के लिए चरणबद्ध आंदोलन निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भागलपुर जिला के विभिन्न भागों के कार्यालयों में आरएल बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्राम अशुलिपिक आईटी बॉय एवं आईटी गर्ल के समस्त भाग लिया है। इसको लेकर रविवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन भागलपुर समाहरण के उत्तरीय भाग में किया गया और सभी प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग घर नहीं लौटेंगे। साथ ही उन लोगों ने का कहना है कि 11 नवंबर 2023 तक काला बिल्ली लगाकर अपने संबंधित कार्यालय में कार्य कर सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज करेंगे। सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में 28 नवंबर से 29 नवंबर तक स्कूल 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी किया जाएगा। यदि सरकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं करती है तो बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। आज 1.20 लाख नौकरी दे रहे हैं। इसके पहले 50,000 हेडमास्टर और 51,000 सिपाही व पुलिस पदाधिकारी के पदों पर बहाली की जा चुकी है। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का कवायद पूरा कर देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री गांधी मैदान में नवचयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाखों नौकरियों के बाद 5 लाख रोजगार भी दे चुके हैं। ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ है। हम लोगों ने टोला सेवक व तालीमी मरकज से जुड़े लोगों का मानदेय बढ़ाया है। शिक्षकों को भी राज्य सरकार हर संभव सहायता व सुविधा प्रदान करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों से अपील की है कि वो खूब मन से पढ़ाएं।
उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करें। वे नई पीढ़ी तैयार करने जा रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। सबको पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए। मुख्यमंत्री की अपील पर शिक्षकों के हाथ हिलाकर अपना समर्थन जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अच्छी बात है कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ सफल हुए। अन्य राज्यों में भी बिहार के काफ़ी लोगों का चयन होता है। बिहार के लड़कों को वहाँ मौका मिलता है। हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं बड़ी संख्या में बिहार के लोगों को देखते हैं। बिहार के लोग बाहर खूब सफल हैं। उन्होंने अन्य राज्यों के लोगों के चयन पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि पूरा देश है, राज्य में के लोग यहाँ नौकरी करेंगे, यहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी? इस पर आपत्ति क्यों? जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि हिंदुस्तान टीवी जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं। बावजूद जिम्मेदार मुखदर्शक बने हुए बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे इन अवैध अस्पतालों में घटनाएं होने या मौत होने पर ही वो स्वास्थ्य महकमा जगता है। जिले में सिर्फ 94 निजी अस्पतालों का ही स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन, जबकि जिले में निजी अस्पतालों की संख्या 200 से अधिक है। 94 के अलावा जितने भी अस्पताल है वह सब अवैध है। जिले में अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए 178 लोगों ने आवेदन कर रखा है। इसमें से 94 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि 10 लोगों के आवेदन को निरस्त भी किया जा चुका है। दर्जन भर अस्पतालों को नोटिस भी दी गई है। नोटिस देने के बाद जिम्मेदार शांत हो जाते हैं। इन पर कार्रवाई में महीना लग जाता है। बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल कस्बों में नहीं, शहर में चलते हैं। ऐसा ही मामला विकास भवन के पास परसा शाह आलम में सामने आया है। यहाँ लाइफ हॉस्पिटल संचालित होता था। यह हॉस्पिटल भी चर्चा में तब आया जब 27 अक्टूबर को ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद जिम्मेदार की नींद टूटी और आनन फानन में अस्पताल को सील करते हुए केस दर्ज कर दिए। वहीं कुछ दिन बाद प्रस्तुता की मौत हो गई। शोहर तगर कस्बे में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित जनहित हॉस्पिटल एवं फ्रैक्चर क्लिनिक में 28 जुलाई को परसों के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। 31 जुलाई को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले के संज्ञान को लेकर सीएमओ को कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद शोहरतगढ़ कस्बे में शुरू हुई जांच के दौरान अजंता हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर क्लिनिक भी अवैध ढंग से संचालित मिला। सीएमओ ने निर्देश पर 31 जुलाई को शोहरतगढ़ अधीक्षक के थाने पर तहरीर देकर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुजफ्फरपुर की सभा में दिए गए संबोधन के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनसे कई सवाल किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हुई जाति आधारित गणना के आंकड़े अगर गलत है तो केंद्र सरकार पूरे देश और सभी राज्यों में जातीय गणना क्यों नहीं करती? भाजपा शासित राज्यों में जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं? रविवार को पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बात कही है। केंद्र सरकार में ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग में से कितने कैबिनेट मंत्री है? तेजस्वी यादव ने यह सवाल किया है कि ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग से कितने कैबिनेट मंत्री है, कितने गैर ओबीसी मंत्री है, इसकी सूची जारी की जाए। सच यह है कि खाना पूर्ति के लिए इक्का दुक्का मंत्री भी है भी तो उन्हें गैर महत्वपूर्ण विभाग क्यों दिया हुआ है? तेजस्वी यादव ने यह सवाल भी किया है कि भाजपा शासित राज्यों में कितने मुख्यमंत्री ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग में है। भाजपा पिछड़ा और गैर पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री का तुलनात्मक प्रतिशत बताएं। भाजपा ये भी बताए कि बिहार से केंद्र में कितने पिछड़ा और अति पिछड़ा कैबिनेट मंत्री है। यह संख्या 0 है। अगर गृह मंत्री इन प्रश्नों का जवाब देंगे तो उनके साथ साथ हिंदुओं की 85% पिछड़ा और दलित आबादी की भी आंख खुली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि देश में गर्भपात कानूनन अवैध है, लेकिन सुरक्षित गर्भपात की सुविधाएं अभी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। इस समस्या के निदान के लिए प्रदेश के में करीब 2 वर्ष पूर्व नियुक्ति योजना लागू की गई। इसका मकसद अनचाहे गर्भ से मुक्ति चाहने वाली महिलाओं को सुरक्षित और प्रशिक्षित सेवा मतदाताओं द्वारा गर्भपात की सुविधा मुहैया कराना है। राज्य में ये योजना फिलहाल 24 जिलों के सरकारी संस्थानों के साथ 88 निजी मान्यता प्राप्त क्लिनिक में
प्रभावी है। अब सरकार ने इसके विस्तार की योजनाएं बनाई है और इसे सभी 38 जिलों में प्रभावी करने की तैयारी में है। इसके लिए निजी स्वास्थ्य संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य उन प्रदेशों में है जहां ग्रामीण महिलाएं असुरक्षित गर्भपात के कारण ज्यादा बीमार होती है या फिर असमय मौत का शिकार होती है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 5.8 लाख गर्भपात कराए जाते हैं। ये गर्भपात सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्रों या निजी क्लिनिक से बाहर अप्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं द्वारा किए जाते हैं, जिसमें संबंधित महिला के साथ परेशानी बढ़ने या फिर मृत्यु तक की आशंका बनी रहती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत युक्ति योजना का लाभ सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी दिया जा रहा है। मान्यता प्राप्त निजी क्लिनिक गर्भवती महिलाओं को गर्भपात के प्रथम तिमाही तक निःशुल्क जांच व गुणवत्तापूर्ण गर्भपात की सुविधा दे रही है। अगस्त 2023 तक 1.88 लाख से अधिक सुरक्षित गर्भपात कराए गए हैं। अब योजना सभी 38 जिलों में लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए निजी क्लिनिक के साथ करार की कोशिश हो रही है। दिसंबर के अंत तक सभी जिले में योजना प्रभावी हो जाने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में पछुआ हवा की वजह से तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 23 स्थानों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की करीब गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी भागों के जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही कोहरा और धुंध छाए रहने की प्रबल संभावना है। राज्य में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इसी वजह से राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा, लेकिन सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में धुंध छाए रहने की पूर्वानुमान है। साथ ही हिमालय के तलहटी और राज्य के पश्चिमी जिलों में सुबह के समय हल्की स्तर पर कुहासा छाए रहने की संभावना है। राजधानी पटना में सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस पुपड़ी सीतामढ़ी में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया। 5 नवंबर को सबसे ठंडा जिला गया रहा। राज्य का औसत अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और औसतन न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया। मौसम का यही मिजाज आने वाले 4 से 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रविवार को मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट है वो त्रुटिपूर्ण है। दरअसल उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है। वैसे भी अमित शाह जब रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं तो उन्होंने ये घोषणा क्यों नहीं किया कि केंद्र सरकार अपने स्तर से पूरे देश में जाति आधारित गणना कराएगी और बिहार की रिपोर्ट को सुधारेगी। ललन सिंह ने आगे कहा है कि हकीकत यह है कि गृह मंत्री ने बिहार में चल रही जाति आधारित गणना को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल को उतार दिया है। यह बात अमित शाह ने क्यों नहीं बताई? जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ललन सिंह ने यह बात कही है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ों की संख्या कम हो गई, जबकि सच ये है कि बिहार में अति पिछड़ों की संख्या बढ़ गई है। उन्हें जानकारी नहीं है और उनके संबोधन की स्क्रिप्ट तैयार करने वाले भी नहीं जानते हैं। अति पिछड़ा वर्ग की संख्या बिहार में बढ़ गई है। अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा दोनों मिलकर बिहार में इनकी संख्या 63% है। बिहार में जो रिपोर्ट आई है उसके आंकड़े 100% सही है। इस आंकड़ों से भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार की जातीय गणना रिपोर्ट 7 नवंबर यानी मंगलवार को विधानसभा के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। यह निर्णय दोनों सदनों के कार्य मंत्रण समिति की बैठक में लिया गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लंच के बाद इस मुद्दे पर डिबेट की मांग की है, जिस पर संसदीय और
जिस पर संसदीय और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार सदन के सदस्यों की राय का संज्ञान लेगी। आपको बता दें कि जातीय गणना रिपोर्ट को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। बीजेपी लगातार जातीय सर्वे में धांधली और भेदभाव का आरोप लगाती आई है। रविवार को मुजफ्फरपुर की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय गणना की रिपोर्ट को छलावा करार दिया था और कहा था कि राज्य सुप्रीमो लालू यादव के दबाव में यादवों और मुस्लिमों की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई है और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय है। अमित शाह ने कहा कि जातीय गणना का फैसला उस वक्त का है जब बिहार एनडीए गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जातीय गणना में बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ है। इससे पहले भी बीजेपी जातीय गणना रिपोर्ट पर नीतीश सरकार को घेरती आई है। हाल ही में संपन्न हुई कि सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने भी जातीय गणना के उप जाति को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा है कि कैसे यादवों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ गई और बाकी जातियों की संख्या कम हो गई। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी कई जातियों को उपजाति में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। ऐसे में 7 नवंबर को सदन में पेश होने वाली जातीय गणना का रिपोर्ट पर हंगामा तय है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी किया था, जिसके मुताबिक राज्य में अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है। इनमें पिछड़ा वर्ग 27.12%, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1%, वहीं अनुसूचित जाति 19.65% और उन्हें अनुसूचित जनजाति 1.68% है, जबकि अनरक्षित हिंदू व मुसलमान की संख्या कुल आबादी 10.5% है। उनमें स्वर्ण भूमिहार ब्राह्मण राजपूत व कायस्थ 10.56% है। वहीं राज्य में अति पिछड़ा यादव दलित एवं मुस्लिम की आबादी बढ़ी है, जबकि सवर्णों में शामिल 4 जातियों की आबादी घटी है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये था ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट। अगर आने वाले ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट हर दिन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वहीं अगर वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कर फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।